दिस इज योर फ्रेंड टेक शुभ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम बात करने वाले हैं यार कि हम कंप्यूटर नेटवर्क्स के ऊपर बात तो कर रहे हैं, लेकिन उसका इवैल्यूएशन कहाँ से हुआ। ये तो नहीं है कि इंटरनेट जरूर एक दिन में आपके एग्जिस्टेंस में आ गया, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये कुछ साल लगे हैं इसको। और किस तरीके से जो है इंटरनेट हमारे बीच आया है, इसके ऊपर कुछ चर्चा करते हैं। तो यार फिर से बोल रहा हूँ, अगर टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार उसको सब्सक्राइब कर लेना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो सबसे पहला जो इंटरनेट आया था, जो सबसे पहला नेटवर्क आया था वो था ARPANET। बेसिकली क्या था, ARPA एक एजेंसी थी जो कि यूएस जो डिफेंस है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है ना यूएस का, उसके साथ टाइप किया था और उन्होंने कुछ कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया था ताकि जो यूएस के बंदे हैं वो सोशलाइज कर सकें और अपने व्यूज़ को शेयर कर सकें। तो वहाँ पर ARPA और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो था ना, उनके बीच में कोलैबोरेशन हुआ था। उन्होंने एक नेटवर्क बनाया था कंप्यूटर्स को जोड़ करके, जो कि अराउंड 1969 के अंदर जो है आपका देखने को मिलता है ARPANET। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि यार पहला नेटवर्क कौन सा था एग्जिस्टेंस के अंदर आने वाला, तो आपको बोलना है कि भाई वो था ARPANET। ARPANET का मतलब है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जो कि आपका ARPA और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के बीच में कोलैबोरेशन करके बनाया गया था, जो कि 1969 के बीच में हमारे बीच में आया था। फिर था एक NSF-NET। NSF-NET स्टैंड्स फॉर नेशनल साइंस फेडरेशन नेटवर्क। इसके अंदर क्या था, ये किसी भी प्राइवेट काम के लिए या प्राइवेट बिजनेस के लिए या प्राइवेट कंपनी के लिए नहीं बनाया गया था। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए बनाया गया था, एकेडमिक रिसर्च के लिए, ठीक है। तो जो दूसरा हमारा जो था, ये आया था आपका मिड 80s के अंदर आया था ये वाला नेटवर्क, ठीक है। तो पहला नेटवर्क था ARPANET, दूसरा था NSF-NET। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ इवोल्यूशन हुआ, कुछ चेंजेस हुए नेटवर्क्स के अंदर, और ARPANET से प्रभावित होकर के TCP/IP मॉडल, ये हम पढ़ेंगे अभी क्या है, ये कुछ भी नहीं, सेट ऑफ रूल्स हैं। TCP/IP मॉडल के बेसिस पे क्लाइंट सर्वर मॉडल को इजाद किया गया, ठीक है। उससे हमारा www का, वर्ल्ड वाइड वेब का जो इजाद हुआ, और उसी से हमारा जो है इंटरनेट हमारे बीच में आया। तो जो ARPANET था उसका यूज़ करके कुछ सेट ऑफ रूल्स को डिफ़ाइन किया गया और क्लाइंट सर्वर मॉडल को भी डिफ़ाइन किया गया, जिससे www आया, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब आया और हमारा इंटरनेट हमारे बीच में आया। तो इस तरीके से जो है हमारे इंटरनेट की पूरी कहानी है। एक है इंटरस्पेस। बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर आपके जो क्लाइंट है वो कुछ रिक्वेस्ट करता है, सर्वर उसको प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन को। तो ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि इंटरनेट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। क्लाइंट सर्वर मॉडल का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका कोई भी यहाँ पर सेंट्रल स्टोरेज है, जिसको हम सर्वर कहते हैं, उससे बहुत सारे जो हैं कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। किसी भी कंप्यूटर को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर को। सर्वर जो है आपके उस इंफॉर्मेशन को वापस से रिस्पॉन्स के रूप में उस पर्टिकुलर नोड को या उस पर्टिकुलर क्लाइंट को भेज देगा। उसे कहते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल। TCP/IP कुछ भी नहीं है, ये एक प्रोटोकॉल है जो कि हर कंप्यूटर को फॉलो करना रहता है अगर उसको इंटरनेट से कनेक्ट होना है तो इस तरीके से जो है हमारा इंटरनेट हमारे बीच में आया। तो इंटरनेट किस तरीके से आया, तो इन पॉइंट्स को आप नोट कर सकते हो और एग्जाम्पल दे करके एग्जाम के अंदर लिख के आ सकते हो। तो इसको नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्हेन वी टॉक अबाउट हाउ इंटरनेट केम इन आवर लाइफ, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो हमने देख लिया कि यार कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है हमारा, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क कुछ भी नहीं, अगर आप दो कंप्यूटर्स को फ़ोन को कनेक्ट कर लोगे और आपस में जो है शेयर इट, या फिर कोई भी जेंडर जैसी एप्लीकेशन से अगर आप डेटा शेयर करते हो, तो वो भी क्या है, एक छोटा सा नेटवर्क है। इसमें आपके दो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, शेयरिंग ऑफ द डेटा हो रहा है, ठीक है। तो यार अभी तक हमने बात कर ली कि नेटवर्क्स क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस क्या होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के। यार कोई हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं, इसका कुछ एडवांटेज तो होना चाहिए ना यार, ठीक है। तो यार मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि आपके कंप्यूटर लैब के अंदर एक प्रिंटर है, उससे सारे जो कंप्यूटर्स हैं वो कनेक्टेड हैं। किसी भी कंप्यूटर से कमांड दोगे आप तो वो उसी प्रिंटर से निकलेगा, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल तो यही हो गया ना यार, रिड्यूस्ड कम्युनिकेशन कॉस्ट। रिड्यूस्ड कम्युनिकेशन कॉस्ट, कम्युनिकेशन कॉस्ट क्यों हुआ
क्योंकि यार देखो, अगर हमारे लैब में 10 कंप्यूटर हैं और सबको प्रिंटर से कनेक्ट करना है, तो हमारे को 10, अगर नेटवर्क नहीं होगा तो हमारे को एक कंप्यूटर से एक प्रिंटर कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास अगर 10 कंप्यूटर हैं तो हमारे को 10 प्रिंटर लेने पड़ेंगे, ठीक है, प्रिंट करने के लिए। लेकिन ड्यू टू द नेटवर्क्स हम एक ही प्रिंटर को 10 कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं और प्रिंट ले सकते हैं। तो यार हमारा 9 प्रिंटर्स का खर्चा बच गया है। तो हम पहला एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या, रिड्यूस्ड कम्युनिकेशन कॉस्ट। उसके अंदर आप ये क्लासिक एग्जांपल दे सकते हो कि यहाँ पर जो है हम किसी भी डिवाइसेस का हम यूज़ करते हैं मल्टीपल कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए, तो हमारा वहाँ पर रिड्यूस्ड हो जाता है कम्युनिकेशन कॉस्ट, ठीक है। दूसरा आता है रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा। रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, अब देखो क्या हो रहा है कि अगर हमारा ये सर्वर है, ठीक है, उससे हमारे बहुत सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं, लेट्स से नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड कुछ भी नहीं, कंप्यूटर है, ठीक है, और यहाँ पर n नोड है हमारे पास, ये इस सर्वर से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो अगर हम इस सर्वर के थ्रू जो है इन नोड्स को डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इस नोड 1 ने इस सर्वर से कुछ मांगा और इस सर्वर ने इस नोड को कुछ दिया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डेटा जो है वो हमारे नोड के पास पहुँच रहा है। अगर इस सर्वर के पास से वो डेटा डिलीट भी हो जाता है, लेकिन इस सर्वर के पास जो है वो हमेशा बैकअप रहता है उस फाइल का, उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट का, उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का। तो अगर इसके पास, सर्वर के पास से वो जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वो डिलीट भी हो गई है, तो उसके पास बैकअप है और वो जो नोड 1 को जो इंफॉर्मेशन मांग रहा है उसको दे सकता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, डेटा जो हो गया उसकी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। तो एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज है आपका नेटवर्क्स का, ठीक है। इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन भी इसके अंदर हम दे सकते हैं, क्योंकि यार देखो, अगर नोड n को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, सर्वर के पास नहीं है, नोड 1 के पास है, तो ये क्या करेगा, सर्वर n ने यहाँ पर इससे कुछ क्वेश्चन पूछा, भाई मेरे को ये चीज़ बताओ, इस इंफॉर्मेशन चाहिए मेरे को, सर्वर के पास नहीं है, उसने नोड 1 से पूछा, नोड 1 के पास भी नहीं है, नोड 2 से पूछा, नोड 2 के पास है, तो नोड 2 इसको देगा सर्वर को और सर्वर जो है वो नोड n को पहुंचा देगा। तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है वो आपका इम्प्रूव्ड हो गया है, फास्टर हो गया है, रिलायबल हो गया है और रिड्यूस्ड कॉस्ट के साथ आपको जो है वो मिल रहा है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि आपकी कम्युनिकेशन कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो गई है, रिलायबल हो गया डेटा, इम्प्रूव्ड हो गया कम्युनिकेशन। चौथा और लिख सकते हैं हम, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, जैसा कि अपन ने लैब वाले एग्जांपल में देखा, तो जो प्रिंटर है इट इज़ बीइंग शेयर्ड अक्रॉस ऑल द कंप्यूटर्स इन द लैब, राइट। तो वहाँ पर हम क्या है, रिसोर्स हमारा क्या हो गया, प्रिंटर हो गया, और उसको हम डिफरेंट कंप्यूटर से जो है वो शेयर कर देते हैं। तो आप यहाँ पर क्लासिक एग्जांपल दे सकते हो और पॉइंट दे सकते हो कि एडवांटेज क्या हो गया कंप्यूटर नेटवर्क का, शेयरिंग ऑफ द रिसोर्सेज, एज सिंपल एज दैट। लास्ट आ जाता है यार आपका सेंट्रल स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन और डेटा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो सर्वर है वो यहाँ पर आपका सेंट्रल नोड ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा हो गया। सर्वर के पास सारी की सारी डेटा जो है वो अवेलेबल है, और किसी भी नोड को उस नेटवर्क के अंदर अगर उस इंफॉर्मेशन को चाहिए तो वो सर्वर के पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यहाँ पर क्या हो गया, सेंट्रल स्टोरेज हो गया। तो यहाँ पर सर्वर के पास सारी की सारी परमिशंस होती हैं कि वो किस नोड को क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता है। सर्वर को ये भी पता रहता है कि कौन सा नोड अगर जो हमारा सेट ऑफ रूल्स होता है नेटवर्क के अंदर उसको अगर तोड़ता है तो सर्वर को पता पड़ जाता है और फटाक से उसको नेटवर्क से बाहर कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, सर्वर जो है वो सेंट्रल स्टोरेज ऑफ डेटा का काम कर रहा है, एंड द सर्वर इज फैसिलिटेटिंग द शेयरिंग ऑफ द डेटा एंड गवर्निंग दैट ईच नोड इज एक्चुअली गोइंग थ्रू द सेट ऑफ रूल्स और फॉलोइंग द सेट ऑफ रूल्स। तो अगर एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स आ गया तो आपको ये 5 पॉइंट देने हैं। इसके बाद आपको उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना है। हमने इंटरनेट की हिस्ट्री जान ली या इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क्स के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि यार इंटरनेट काम कैसे करता है। तो यार आपने कभी भी देखा होगा कि जैसे कि आप गूगल पे गए, ठीक है, गूगल पे आपने सर्च किया कि भाई IP वीडियोस यूट्यूब,
IP वीडियोस यूट्यूब, और उसने आपको मेरे चैनल का लिंक दिखा दिया, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो बेसिकली आपने क्या किया, गूगल से रिक्वेस्ट करी कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर इंफॉर्मेशन चाहिए। वो इन्फॉर्मेशन गूगल के पास गई या फिर जो भी सर्वर आप यूज़ कर रहे हैं उसके पास गई, जिस सर्वर के पास, लेट्स से इसको सर्वर कह देते हैं अभी के लिए हम, और उस सर्वर ने उस इंफॉर्मेशन को ढूंढा और जो है आपको रिस्पॉन्स दे दिया कि भाई ये इस आपने जो हमको रिक्वेस्ट भेजी थी उसका ये इन्फॉर्मेशन है एज अ रिस्पॉन्स, और आपको वो आउटपुट में रिजल्ट मिल जाता है। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, पैकेट्स के फॉर्म में उस इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हो और आपके पास वापस से उस रिक्वेस्ट का कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है, तो सर्वर आपको जो है उस चीज़ का रिस्पॉन्स दे देता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम क्लाइंट सर्वर मॉडल का यूज़ करते हैं इंटरनेट का यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो हाउ इंटरनेट वर्क्स, तो इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ISP, जो कि होता है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। अगर आप जियो का नेट लेते हो, ठीक है, जियो फाइबर लेते हो, ठीक है, तो वो आपका जो ISP होगा वो कौन होगा, रिलायंस होगा, यानी कि जियो होगा। तो हमको क्या करना होता है, एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाना होता है, उसको बोलना होता है कि भाई हमारे घर पे जो है इंटरनेट लगवा दो। आप जैसे ये बोलोगे तो वो आपके घर पे आएंगे, आपके घर पे वो इंस्टॉलेशन करेंगे मॉडर्न का, और वो जो है कनेक्ट कर देंगे आपके इंटरनेट जो मॉडम है उसको अपने नेटवर्क से। तो उनके नेटवर्क में अब आपका कंप्यूटर आ चुका है और आपको इंटरनेट मिल चुका है, ठीक है। तो अब जैसे ही ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, आपने कनेक्ट किया अपने ISP से जो कि आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, उस ISP ने क्या किया, आपके POP से कनेक्ट किया, यानी कि उसके खुद के नेटवर्क से कनेक्ट किया। POP का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। तो जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसने क्या किया, आपको आपके उसके नेटवर्क्स के अंदर आपको जोड़ा, और फर्दर ये जो POP है ये आपके नेटवर्क एक्सेस पॉइंट यानी कि NAP है, जो, ठीक है, इसको कहते हैं हमारा नेटवर्क एक्सेस पॉइंट, ठीक है। तो ISP एक छोटा सा नेटवर्क हुआ, आपको कनेक्ट किया उसने अपने नेटवर्क से, यानी कि एक लार्जर नेटवर्क से, और POP के थ्रू आपने जो है NAP को कनेक्ट किया, जो कि एक फर्दर उससे बड़ा नेटवर्क है, और ये NAP आपका फर्दर जाकर के आपको इंटरनेट से कनेक्ट करता है, जो कि आपका बैकबोन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप इंटरनेट चला पाते हो। पहले ISP से कनेक्ट हुआ, फिर उससे बड़े नेटवर्क से कनेक्ट हुआ POP से, फिर आपका NAP से कनेक्ट हुआ, और फिर आप फर्दर इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हो। तो इस तरीके से जो है हमारा इंटरनेट कनेक्ट होता है। क्लाइंट सर्वर मॉडल के ऊपर ये चलता है, जो कि मैंने आपको बताया कि क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट लेता है, सर्वर उसको ढूंढ करके उसको रिस्पॉन्स में दे देता है, ठीक है। और एक बात और याद रखनी है, TCP/IP मॉडल के ऊपर काम करता है, जो कि सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं, और हर कंप्यूटर को नेटवर्क के अंदर कनेक्ट होने के लिए इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके से जो हमारा इंटरनेट काम करता है ये हमने देख लिया। अब बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, टर्मिनोलॉजी, ओके। सबसे पहले आता है नोड। तो हर कंप्यूटर जो कि नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड है उसको हम क्या कहते हैं, नोड, ठीक है। तो ये आपका सर्वर भी हो सकता है, आपका ये क्लाइंट भी हो सकता है, या कोई डिवाइस भी हो सकती है नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड है, तो उसको हम क्या कहते हैं, नोड। सर्वर कौन होता है, सेंट्रल पॉइंट ऑफ नेटवर्क। जो सर्वर होता है उसके पास ही सारी इंफॉर्मेशन होती है, और सारे क्लाइंट्स जो होते हैं वो आपके सर्वर से कनेक्ट होते हैं, और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और क्लाइंट सर्वर मॉडल के ऊपर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को गवर्न करते हैं। तो क्लाइंट और सर्वर हो गए आपके बेसिक टर्मिनोलॉजी नेटवर्क के अंदर। अब बात आती है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट के अंदर आपका एक मैक एड्रेस होता है। तो आपको इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए आपका एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, ठीक है, जिसको हम NIC कह सकते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और उसका एक फिजिकल एड्रेस होता है, उसका एक एड्रेस होता है जिसको आप क्या कहते हो, मैक एड्रेस। तो हर कार्ड का, हर नेटवर्क कार्ड का एक फिजिकल एड्रेस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मैक एड्रेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इन केस ऑफ ट्रेसिंग अ पर्टिकुलर रिक्वेस्ट।
फिर बात आती है आईपी एड्रेस। तो ये आपका क्या होता है, हर कंप्यूटर जब भी आप आईएसपी से कनेक्ट करोगे या इंटरनेट से कनेक्ट करोगे तो आपको एक लॉजिकल एड्रेस मिलेगा जो कि यूनिक होगा हर कंप्यूटर के लिए, और उस कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने के लिए जो एड्रेस चाहिए होगा वो क्या होगा, हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है, तो हर डिवाइस का एक मैक एड्रेस होगा और एक आईपी एड्रेस होगा। ठीक है, तो ये जो होगा मैक एड्रेस ये फिजिकल होगा और आईपी एड्रेस जो होगा लॉजिकल होगा। बात आ गई समझ में। लास्ट आ गया डोमेन नेम। अगर आप बात करो www.google.com की, ठीक है, तो google.com बेसिकली क्या है, आपका एक डोमेन नेम है। तो ये किसी भी पर्टिकुलर कंप्यूटर को डिफाइन करने के काम आता है और ये हमेशा यूनिक होता है। कोई भी दो डोमेन नेम जो है वो सेम नहीं हो सकते, हमेशा डोमेन नेम जो होता है वो यूनिक होता है। बेसिकली होता क्या है, आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, जब भी आप इस पर्टिकुलर यूआरएल को हिट करते हो ना तो क्या होता है, ये आपके एक पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर जाता है। लेट्स से 123.123.123.123 पे जा रहा है। तो क्या हो रहा है, क्योंकि यार ऐसे जो नंबर्स हैं ये हम हर वेबसाइट के लिए, हर नोड के लिए नहीं याद कर सकते हैं, तो हम वहाँ पर डोमेन नेम का यूज़ करते हैं। और जो आपका डीएनएस होता है, डोमेन नेम रेजोल्यूशन सिस्टम, जो रिजॉल्व करता है इसको, वो क्या करता है, इस पर्टिकुलर डोमेन नेम को आपके इस आईपी एड्रेस के अंदर जो है कन्वर्ट करता है और हमारे को उस सर्वर से कनेक्ट करता है। तो आने वाले लेक्चर में हम कुछ डीप इसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमने बेसिक जो है वो क्लियर कर लिया है नेटवर्क के अंदर। अब हम चलेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज के ऊपर, क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स होते हैं। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है आने वाले लेक्चर में। तो अगर कोई भी डाउट हो तो यार कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ज्वाइन कर लेना इस टेलीग्राम चैनल को। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।